हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑन डाटा इंजीनियरिंग पाथ। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं स्नोफ्लेक के रिगार्डिंग। स्नोफ्लेक का पोजीशन क्या है डाटा इंजीनियरिंग के पूरे सर्कल में, पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में, उसके यूज केसेस में स्नोफ्लेक किस तरीके से मदद करता है और स्नोफ्लेक का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है सारे क्लाइंट लेवल पे। सारे क्लाइंट हैं वो मैक्सिमम स्नोफ्लेक की तरफ मूव कर रहे हैं। डाटा वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट में स्नोफ्लेक का इंपॉर्टेंस क्या आता है, इसका पूरा ओवरव्यू, हाई लेवल ओवरव्यू इस वीडियो में समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि डाटा इंजीनियरिंग के पूरे यूज केस में स्नोफ्लेक अपना पोजीशन किस तरीके से रखता है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, काफ़ी मदद मिलती है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वीडियो काफ़ी समय बाद आ रही है मेरे चैनल में, क्योंकि मैं बहुत सारे चीज़ में फंसा हुआ था, बहुत सारे ऑफिशियल वर्क में और कुछ पर्सनल वर्क में भी फंसा हुआ था। लेकिन अब मेरे पास समय है, मैं समय निकाल के ऑलमोस्ट हर 2-3 दिन में एक नई वीडियो लाऊंगा और इस स्नोफ्लेक प्लेलिस्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट करूंगा विद द डाटा इंजीनियरिंग यूज केस। तो दोस्तों, स्नोफ्लेक होती क्या है? आप स्नोफ्लेक समझने के पहले पहले समझना होगा कि डाटा वेयरहाउस क्या होता है। अब बहुत सारे सोर्स सिस्टम होते हैं, बहुत सारे सोर्स सिस्टम। फॉर एग्जांपल, आपके डाटा टेराडाटा सिस्टम में है, आपके डाटा ओरेकल सिस्टम में है, आपके डाटा फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फाइल में है, DB2 डेटाबेस में है। तो सारे डाटा को एक जगह इकट्ठा करके उसको एक मॉडल का रूप देना, उस डाटा को अच्छे तरीके से सजा के रखना, उसको बोलते हैं डाटा वेयरहाउस। वेयरहाउस मीन्स जहाँ पे सारे चीज़ हम लोग डंप करते हैं। फॉर एग्जांपल, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के सारे डाटा को एक जगह पे लाना। फॉर एग्जांपल, वी आर यूजिंग ओरेकल डाटाबेस। तो अगर आप ओरेकल में डाटा वेयरहाउस बना रहे हो तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डाटाबेस में आप बैंकिंग के सारे डाटा लाएंगे। हो सकता है उसके बहुत सारे डाटा मैनुअल तरीके से टेक्स्ट फाइल से आपके पास आ रहे हैं ओरेकल सिस्टम में, या हो सकता है मेन फ्रेम में बहुत सारे डाटा हैं आपके कस्टमर्स के, उसको आप ओरेकल सिस्टम में ला रहे हैं। तो कहने का मतलब कि मल्टीपल सोर्स सिस्टम से आप ओरेकल सिस्टम में एज ए डाटा वेयर हाउसिंग बना रहे हो, डाटा वेयर हाउस बना रहे हो, और उस डाटा को आप क्लीन कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन आप एक डाटा वेयर हाउस बनाए हो। फिर उसी डाटा वेयर हाउस के ऊपर आप डायमेंशनल मॉडलिंग करोगे, जिसके हेल्प से आप फैक्ट्स, डायमेंशन, जिस तरीके से आपको मॉडलिंग करना है, आप डाटा को अच्छे से सजाओगे, ताकि आपकी जो रिपोर्टिंग लेयर है या आपकी जो क्वेरी लेयर है, जो क्लाइंट की लेयर है, जो क्वेरी उसमें लिखेगी उस डाटा के ऊपर, वो क्वेरी अच्छे से ऑप्टिमाइज होके चले। अब डाटा अगर स्कैटर रहेगा वेयर हाउस में और उसको आप अच्छे से नॉर्मलाइज तरीके से नहीं रखोगे टेबल के फॉर्म में, तो उस पर रिपोर्ट चलाना या उस पर किसी भी तरह का क्वेरी चलाना काफ़ी परफॉर्मेंस हिट होगा। तो इसलिए डाटा को फिर बाद में सजाते हैं, अच्छे फॉर्मेट में रखते हैं, वो लेटर पार्ट में। लेकिन डाटा वेयर हाउस एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप मल्टीपल सोर्स से डाटा लाते हो। तो अब बात यह है कि स्नोफ्लेक क्यों यूज़ हो रही है यहाँ पे। पहले डाटा वेयर हाउस क्या यूज़ नहीं होती थी क्या? तो डाटा वेयर हाउसिंग काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है। एनालिटिकल वर्ल्ड में या वेयर हाउसिंग के वर्ल्ड में डाटा वेयर हाउसिंग काफ़ी पुराना वर्ड है। अब डाटा वेयर हाउसिंग ओरेकल में भी होती है। डाटा वेयर हाउसिंग, टेराडाटा इज अ वेरी बिग वे फॉर डूइंग द डाटा वेयर हाउसिंग। टेराडाटा कंपनी में जो टेराडाटा डाटाबेस आया था, वो डाटा वेयर हाउसिंग को ही काफ़ी एफिशिएंट वे से करने के लिए आया था। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? फॉर एग्जांपल, आप एक कंपनी चला रहे हो, या आपके जो क्लाइंट है, छोटी सी क्लाइंट है, वो उसके पर्सपेक्टिव से आप सोचो। तो उसे अगर मान लो डाटा वेयर हाउस बनाना है, तो उसको एक डाटाबेस खरीदना पड़ेगा। सेकंड, उसके जो कंप्यूट लेयर है, जो सीपीयू लेयर है, वो भी उसे खरीदना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, उसने टेराटा खरीदा, तो टेराटा का तो एक बॉक्स आता है जिसमें सीपीयू भी होता है, स्टोरेज भी होता है। तो आप स्टोरेज भी खरीद रहे हो, सीपीयू भी खरीद रहे हो। तो आज के समय में आपने डिसाइड किया कि आपके पास डाटा कम है, तो आपने कम सीपीयू खरीदा। कल को डाटा बढ़ जाएगी तो अपने आप कंप्यूट लेयर बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा सीपीयू खरीदोगे या बहुत ज़्यादा स्टोरेज खरीदोगे। एक तरह से ऑन प्रेम सिस्टम बनाओगे, आप एक हार्डवेयर खरीद रहे हो। फिर उस हार्डवेयर को चलाने के लिए आप टेराटा सॉफ्टवेयर या ओरेकल चला रहे हो, तो ओरेकल सॉफ्टवेयर फिर खरीदोगे। तो एक तरह से ये आपका एक एक कॉस्ट हो जाएगा, एक फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। किसी भी डाटा वेयर हाउसिंग को आपको स्केल करना है या डाटा वेयर हाउसिंग को रखना है ना। अगर 10 साल बाद या 5 साल बाद आपका डाटा कम हो गई है, क्लीन होकर डाटा काफ़ी कम हो गई है, डाटा वेयर हाउस का साइज छोटा हो गया है, तो उस समय आपके जो बहुत सारे कंप्यूट लेयर के लिए जो बड़े बड़े सीपीयू आपने खरीदा था, वो सीपीयू का आपको यूज़ नहीं होने वाला है। और जो स्टोरेज है, जो मैक्सिमम स्टोरेज अब यूज़ नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है। जैसे हम लोग क्लाउड की बात करते हैं, क्लाउड एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि जब आप यूज़ करना चाहते हो, जितना क्वेरी आप यूज़ कर रहे हो, कितने देर के लिए यूज़ कर रहे हो, आप कितने अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर रहे हो क्लाउड में, कितने देर के लिए स्टोर कर रहे हो, बस उसी का पैसा देना है। आपको एक फिक्स प्राइस नहीं देना है। सेम चीज़ स्नोफ्लेक के साथ है। स्नोफ्लेक बोलता है कि आप वेयर हाउस मेरे सिस्टम पे बनाओ, और स्नोफ्लेक क्लाउड पे होस्ट है।
इनफैक्ट स्नोफ्लेक जो कंप्यूट लेयर यूज़ करता है वो आइदर आपका एज्योर का यूज़ करता है या एडब्ल्यूएस का या गूगल क्लाउड, किसी के भी कंप्यूट लेयर को यूज़ करता है। स्टोरेज सिस्टम भी वो क्लाउड का यूज़ करता है। और स्नोफ्लेक एज ए सर्विस आपके सामने आता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और वो आपको सारे चीज़ प्रोवाइड करता है। किस तरीके से आप उसमें कंप्यूट करोगे, किस तरह से आप स्टोर करोगे, किस तरह से आप सिक्योरिटी लेयर लगाओगे, सारी चीज़ स्नोफ्लेक आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड करता है आपको इन द यूआई इंटरफेस। तो स्नोफ्लेक के अंदर आप बहुत सारे वर्चुअल वेयर हाउस बना सकते हो। वर्चुअल वेयर हाउस करने का मतलब, फॉर एग्जांपल स्नोफ्लेक ने में आपने क्लिक करके 10 EC2 इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल 10 सीपीयू, 10 कोर ऑफ सीपीयू बनाया। अब 10 कोर ऑफ सीपीयू के ऊपर आप 2-3 अलग-अलग तरीके से वेयर हाउस बना दोगे। अब इसको आप ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल एचआर एक डिपार्टमेंट है किसी क्लाइंट के सिस्टम में। तो अब एचआर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय के डाटा से एनालाइज करेगा, उसके डाटा के ऊपर एनालिटिकल क्वेरी करेगा। तो उसको सेट ऑफ डाटा चाहिए जो सिर्फ एम्प्लॉय के डाटा को हिट करे। उनके पास जो रिपोर्टिंग क्वेरी रहेगी एचआर की, वो सिर्फ एम्प्लॉय के डाटा को हिट करे इन ए प्रॉपर वे, और एम्प्लॉय के डाटा भी इस तरीके से सजे रहे, इस तरह से मॉडल रहे, इस तरह के उसके फैक्ट और डायमेंशन बने रहे कि उनकी क्वेरी, उसके ऊपर जो क्वेरी और रिपोर्ट चलेगी वो काफ़ी ऑप्टिमाइज तरीके से चले। आप सेकंड सेम कंपनी में सेकंड डिपार्टमेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट। अब क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट को मतलब है, फॉर एम्प्लॉय के पर्सनल डाटा से भी मतलब है, उसके क्रेडिट हिस्ट्री से मतलब है, फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या होने वाला है उससे भी मतलब है, फोरकास्टिंग डाटा। अब उनको जो डाटा चाहिए सेम, कोर जो डाटा है सेम है, लेकिन उससे जो मॉडल होके डाटा आएगा वो डिफरेंट सेट ऑफ डाटा चाहिए। उनके लिए हो सकता है कि सीपीयू काफ़ी काफ़ी हेवी सीपीयू चाहिए, तो उनके आप वेयर हाउस जो बनाओगे वो मोर नंबर ऑफ सीपीयू से बनाओगे। तो स्नोफ्लेक आपको एक फ्रीडम देता है कि यू कैन क्रिएट मल्टीपल वेयर हाउस विद डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूट पावर, विद डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज पावर। अब 2-3 साल बाद आपको लगता है कि एचआर का रिपोर्टिंग लेयर नहीं चाहिए, एचआर की जो डिपार्टमेंट है लेकिन उसे एज़ अ वेयरहाउस जैसा नहीं ट्रीट करना है, तो यू कैन डिलीट द वेयरहाउस। आप उसी समय कुछ क्लिक में वो वेयरहाउस डिलीट कर सकते हो। तो जो सीपीयू का आप जो पैसा दे रहे थे एचआर वेयरहाउस के लिए, उसे उसका पैसा अब नहीं देना है। अब ये अगर हार्डवेयर खरीद लेते तो आप उस तरह से हार्डवेयर हमेशा बेच नहीं सकते हो, हमेशा खरीद नहीं सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक फ्रीडम मिलता है विद द ऑटोमेटेड प्रोसेस, या विद द नॉर्मल क्लिक आप करके यूआई में, स्नोफ्लेक के यूआई में क्लिक करके आप किसी भी वेयरहाउस को डिलीट कर सकते हो, किसी भी वेयरहाउस को बना सकते हो, कितने भी स्टोरेज को आप उसमें ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई वेबसाइट होस्ट किया है स्नोफ्लेक के यूआई के ऊपर, जो स्नोफ्लेक के डाटा है उस पे क्वेरी करता है आपकी वेबसाइट, और वेबसाइट पे जब बहुत ज़्यादा लोड बढ़ रहा है और उसकी एपीआई स्नोफ्लेक को हिट कर रही है, तो स्नोफ्लेक उसको स्केल भी कर सकता है। हम लोग आप आगे देखेंगे कि ऑटो स्केलिंग कैसी होती है। तो स्नोफ्लेक एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको इसमें सिस्टम खरीदना नहीं पड़ता है। स्नोफ्लेक एज ए सर्विस आपको प्रोवाइड किया जाता है। स्नोफ्लेक का आपको लाइसेंस लेना है। इसमें कंप्यूट लेयर टोटली डिफरेंट है, इसमें स्टोरेज लेयर टोटली डिफरेंट है, और वेयर हाउसिंग इसके ऊपर जो बना हुआ है वो भी एकदम अलग है। तो सारे 3 मॉड्यूल अलग-अलग हैं जो इंटरकनेक्टेड है। इसमें हार्ड कपल नहीं है। आप स्टोरेज लेयर को कम कर सकते हो। आप सीपीयू लेयर जिसको बोलते हैं कंप्यूट लेयर, उसको आप बढ़ा सकते हो। इसमें सिक्योरिटीज़ फंक्शंस भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे रोल्स और जो भी पॉलिसीज़ होते हैं उसमें काफ़ी अच्छे से बनी हुई है। इसमें डाटा सिक्योर भी, जो जो एन्क्रिप्शन होती है, कॉलमनारी स्टोरेज होती है, ये भी स्नोफ्लेक में काफ़ी अच्छे से बनी रहती है। और इसके ऊपर स्नोफ्लेक का जो सपोर्ट सिस्टम है, जो उनके जो सपोर्ट पीपल हैं, वो भी काफ़ी अच्छे नॉलेजेबल हैं, और इसमें सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। तो आपके पास क्लाउड का सब्सक्रिप्शन चाहिए, उसके बाद आप स्नोफ्लेक का अकाउंट बना सकते हो। तो स्नोफ्लेक का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस हो गया कि ये वर्चुअल वेयरहाउस क्रिएट करने में मदद करता है। इसमें वेयरहाउस आप कभी भी बना सकते हो, कम कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के वेयरहाउस ऑन डिमांड बना सकते हो। सेकंड चीज़, इसमें सारे लेयर्स अलग-अलग रहते हैं, स्टोरेज, कंप्यूट और जो वर्चुअल वेयरहाउस का जो लेयर है, ये सारे अलग रहते हैं। थर्ड, कॉस्ट काफ़ी ऑप्टिमाइज़ होता है क्योंकि किसी भी सिस्टम को आप खरीद नहीं रहे हो। जब आप यूज़ कर रहे हो, आपकी आपकी अगर क्वेरी 2 घंटे के लिए चल रही है, तो सिर्फ़ उसी 2 घंटे का आपको पैसा देना है। अगर क्वेरी नहीं चल रही तो आपका उसका कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। बहुत पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस था ईटीएल। एक्सट्रैक्ट करते हैं, ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं और लोड करते हैं। सोर्स सिस्टम से डाटा आप एक्सट्रैक्ट करते हो, बीच में आप उसे ट्रांसफ़ॉर्म करते हो, फिर उसे आप लोड करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ओरेकल में आप लोड करते हो, टेराडाटा में लोड करते हो। लेकिन स्नोफ्लेक के आने के बाद ये ट्रेंड थोड़ा खत्म हुआ है और एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट चल गया है जिसे बोलते हैं ईएलटी, जिसमें आप एक्सट्रैक्ट करते हो, लोड करते हो और बाद में ट्रांसफॉर्म करते हो। तो जितने भी सोर्स सिस्टम में डाटा है वो पहले स्नोफ्लेक में लोड कर दिया जाता है, उसके डिफरेंट डाटाबेस में एक लोड कर दिया जाता है। फिर उस डाटाबेस पे आप हिट करते हो या अदर विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल क्वेरी।
फिर नहीं तो आप डीबीटी यूज़ करते हो, इन्फॉर्मेटिका क्लाउड यूज़ करते हो, या आप ओरेकल क्लाउड यूज़ करते हो। बहुत तरीके के ईएलटी टूल हैं, या जो सेम टूल जो ईटीएल का यूज़ होता है वही सेम उसमें भी कैपेबिलिटीज़ ऑफ ईएलटी टूल आ चुका है। तो आप स्नोफ्लेक के उस पर्टिकुलर डाटाबेस को हिट करते हो जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से डाटा आ चुका है। फिर उसे आप पुल करते हो, स्नोफ्लेक में ही आप पुल कर रहे हो। फिर क्वेरी को रन करते हो। जब आप क्वेरी चलाते हो, फॉर एग्जांपल आप डीबीटी के हेल्प से स्नोफ्लेक को कनेक्ट किए हो, स्नोफ्लेक के डाटा को पुल करके डीबीटी में आपने लॉजिक लिखा, जो आपने जिंजा सिक्वल आप जो लिखते हो वहाँ पे, या नॉर्मल सिक्वल आप फॉर एग्जांपल लिख रहे हो, और उसको रन किया डीबीटी में। तो डीबीटी तो एक फ्रेमवर्क आपको दे रहा है, वो उसके पास कोई प्रोसेसिंग पावर नहीं होता है। वो क्वेरी फॉर्म होके स्नोफ्लेक इंजन को हिट करेगी। अब स्नोफ्लेक इंजन क्या है? उस क्लाउड का कंप्यूट लेयर है। फॉर एग्जांपल अगर स्नोफ्लेक एडब्ल्यूएस पे होस्टेड है, तो एडब्ल्यूएस का EC2 मशीन या किसी भी तरह का इंटरनल मशीन मशीन होता है जिसका हम लोग को एक्सेस नहीं होता, वो स्नोफ्लेक को एक्सेस है। उस मशीन्स के ऊपर आपके क्वेरी चलेगी। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गया कि डीबीटी के ऊपर लोड नहीं आ रहा है। डीबीटी हमेशा लाइट वेटेड चीज़ रहेगा। कहने का मतलब कुछ भी आप ईएलटी प्रोसेस यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल आप इन्फॉर्मेटिका आईएससीएस भी यूज़ कर रहे हो, तो वो काफ़ी लाइट वेट होगा, क्योंकि इन्फॉर्मेटिका क्वेरी नहीं चला रहा है उसके ऊपर। आप कंप्यूट लेयर नहीं है, वो सिर्फ क्वेरी फॉर्म कर रहा है। आपके डाटा वेयर हाउसिंग के जितने भी क्वेरीज है, फॉर एग्जांपल डायमेंशन के 10 क्वेरीज है, फैक्ट के 20 क्वेरीज है, ब्रीच टेबल के कुछ 15-20 क्वेरीज है, तो उस क्वेरीज को वो स्ट्रक्चर वे में रखता है। फॉर एग्जांपल आप एससीडी2 लॉजिक लिख रहे हो, एससीडी1 लॉजिक लिख रहे हो, आपके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन टेबल के ऊपर, तो उसको आपका स्ट्रक्चर वे में उस पूरे सीक्वल को रखता है, उसके ऊपर लीनियर ग्राफ बनाता है, और जितनी भी चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन वो करता है। लेकिन जितनी क्वेरीज है, वो क्वेरीज जाके हिट कर रही है जो क्लाउड के कंप्यूट लेयर पे है। तो आपकी जो सॉफ्टवेयर है वो काफ़ी लाइट वेट होगी। आपके मशीन पे किसी भी तरह का हेवीनेस नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल आप पुराने पहले ज़माने में जब इन्फॉर्मेटिका यूज़ होती थी, जिसमें ईएलटी नहीं ईटीएल प्रोसेस यूज़ करते थे, तो ट्रांसफॉर्म यूज़ करती थी इन द वर्चुअल मेमोरी ऑफ द इन्फॉर्मेटिका। वो आपके सिस्टम से, आपके सर्वर से ही ले रही है, लेकिन इन्फॉर्मेटिका सॉफ्टवेयर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग दैट क्वेरी इन देयर ओन वर्चुअल मशीन, इन द ऑन देयर ओन जेवीएम। लेकिन अब ये ऐसा नहीं हो रहा है। अब वो कंप्यूट जो हो रहा है स्नोफ्लेक के मशीन में हो रहा है, और वो स्नोफ्लेक का भी मशीन नहीं है, स्नोफ्लेक उस मशीन को मैनेज कर रहा है। वो क्लाउड का मशीन है, वो क्लाउड का कंप्यूट लेयर है। अब आपको पता है जो भी एडवांटेज आपको क्लाउड में मिलता था, सेम चीज़ आपको स्नोफ्लेक के कंप्यूटर में मिलेगा। ऑटो स्केलिंग का प्रोसेस काफ़ी अच्छा होगा। उसमें स्केल अप स्केल डाउन हो सकता है, उस पे आप अपने बजट को लिमिट कर सकते हो। आपको जब यूज़ नहीं करोगे तो आपका उस पे भी चार्जेस नहीं लगेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने का फ्रॉम अ डी पर्सपेक्टिव। जितने भी डाटा इंजीनियर्स है, जनरली जो 3-4+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, उन्हें समझना पड़ेगा कि ईएलटी प्रोसेस क्या होता है, डीबीटी कैसे यूज़ हुआ होता है, इसमें इन्फॉर्मेटिका आईआईसीएस क्यों यूज़ होता है। मैं डीबीटी का नाम हमेशा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि डीबीटी ओपन सोर्स और उसका पेड वर्जन भी आता है जिसे डीबीटी क्लाउड करते हैं। लेकिन काम मैक्सिमम क्लाइंट काम कर रहा है डीबीटी ओपन सोर्स का। आप उसे जस्ट विद इन 5 मिनट्स आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम के ऊपर। और काफ़ी लाइट वेट है क्योंकि वो यूज़ कर रहा है सारे चीज़ स्नोफ्लेक का। बस वो एक स्ट्रक्चर बना रहा है क्वेरी का, और उसके उसे रख रहा है, लीनियर ग्राफ बना रहा है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन बना रहा है, आपको सर्चिंग काफ़ी फास्ट कर रहा है। उसके अलावा किसी भी तरह का कंप्यूट नहीं हो रहा है डीबीटी में, ना ही किसी भी तरह के ईएलटी प्रोसेसिंग के टूल में। ये तो बहुत बड़ा यूज़ केस हुआ, जो मैं बहुत बार देखता हूँ, बहुत जितने भी डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट के साथ काम किया हूँ अभी तक, जिसमें स्नोफ्लेक इन्वॉल्व है, वहाँ पे ये ईएलटी प्रोसेस का सबसे बड़ा यूज़ केस है। सेकंड चीज़, आप सेम चीज़ ईटीएल प्रोसेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्पार्क। करने वाले आप मल्टीपल सोर्स ऑफ सिस्टम से डाटा लाए हो एडब्ल्यूएस के S3 बकेट में। फिर वहाँ पे आपने डाटा पाइपलाइन बनाया, उसमें वहाँ पे आपने ट्रांसफॉर्म किया, और फाइनली आप डाटा मूव कर रहे हो स्नोफ्लेक पे। तो आप क्या कर रहे हो कि वेयर हाउस और जो डायमेंशन टेबल आप जो बनाए हो, वो आपने ट्रांसफॉर्म लेयर पे ही बना के S3 पर रखा, और S3 से आप स्नोफ्लेक के ऊपर उसको मूव कर रहे हो ताकि स्नोफ्लेक के ऊपर रिपोर्टिंग सही से हो जाए। स्नोफ्लेक में मल्टीपल एडवांटेज है। जब हम लोग स्नोफ्लेक की कोर्स शुरू करेंगे तो उसमें स्नोफ्लेक के एडवांटेज के बारे में बात करेंगे, उसके टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन दो सबसे बड़े यूज केस डाटा इंजन के बारे में जो मैं बात बात कर रहा हूँ, एक ईएलटी प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ ईएलटी टूल लाइक डीबीटी, इन्फॉर्मेटिक आईएससीएस, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे ओरेकल के भी एक होते हैं। और सेकंड चीज़ हो गया, आपको आप स्पार्क के थ्रू या एडब्ल्यूएस क्लाउड S3 बकेट यूज़ कर रहे हो, उसको भी आप स्नोफ्लेक में टाइप कर सकते हो। इनफैक्ट वो टाइप काफ़ी सीमलेस होता है। स्नो पाइप के बेसिस से आप काफ़ी फास्ट ऑटोमेटेड प्रोसेस बना सकते हो, अलर्टिंग सिस्टम बना सकते हो। ये सब हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो इसीलिए स्नोफ्लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। मैं तुम लोगों का जो भी डाटा इंजन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, डाटा इंजन के रिगार्डिंग इंटरव्यू देने वाले हैं, वो स्नोफ्लेक को काफ़ी सीरियसली ले।
स्नोफ्लेक के डेफिनेशन को अच्छे से समझें, क्योंकि मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं बहुत बार देखता हूँ कि लोग बोलते हैं कि स्नोफ्लेक में उन्होंने काम किया है, लेकिन वो स्नोफ्लेक को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग स्नोफ्लेक को एज अ डाटाबेस समझते हैं, बहुत सारे लोग स्नोफ्लेक को क्लाउड समझ लेते हैं। तो स्नोफ्लेक है क्या, पहले ये आप समझो, उसके पहले डाटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में स्नोफ्लेक सेशन शुरू करूंगा एज ए प्राइमरी लेवल, एज ए बिगनर लेवल, और उसमें डाटा वेयर हाउसिंग भी सिखाऊंगा, कैसे मॉडलिंग की जाती है उसमें। तो स्नोफ्लेक को अपने एक, जैसे आप पाइथन पढ़ रहे हो, स्पार्क पढ़ रहे हो डाटा इंजन के लिए, स्नोफ्लेक भी उतना ही इंपॉर्टेंस है। तो आप स्नोफ्लेक को ना बोलोगे तो भी इंटरव्यू प्रोसेस तो चलेगा, लेकिन स्नोफ्लेक को यस बोलोगे तो आपका चांसेस होने का काफ़ी ज़्यादा है। और ये मैं अपने प्रैक्टिकल सिनेरियो से बोल रहा हूँ कि स्नोफ्लेक, जैसे मेरे पास भी कोई प्रोफाइल आता है, मैं इंटरव्यू लेता हूँ, तो अगर उस वो स्नोफ्लेक को हाँ बोलता है और इंटरेस्टेड है, तो मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट आता है स्नोफ्लेक से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछने पे। और अगर बेसिक भी क्लियर कर रहा है तो स्नोफ्लेक में चांसेस है उसे मैक्सिमम जॉब जो मिलेगा जो स्नोफ्लेक के रिगार्डिंग होगा। काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है, लोग क्लाइंट काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, इसका आप फ़ायदा उठाएं अभी, क्योंकि यू नेवर नो कि आज स्नोफ्लेक है, कल कुछ और आ जाएगा। तो स्नोफ्लेक को आप समझे, लेकिन बेस कॉन्सेप्ट है वही डाटा वेयर हाउसिंग है, ईएलटी प्रोसेस है, उसके ऊपर ही स्नोफ्लेक को आप समझे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में स्नोफ्लेक के ऊपर और भी चीज़ लेके आएंगे, और इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनने वाली है स्नोफ्लेक की। आपको किसी भी तरह का डाउट है, आपको लग रहा है कि कुछ नया तरह का यूज़ केस और भी मुझे बताना चाहिए स्नोफ्लेक के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज़ कमेंट में पोस्ट करें। ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था फॉर रिगार्डिंग स्नोफ्लेक, और स्नोफ्लेक का इंपॉर्टेंस क्यों हो रहा है। जो भी चीज़ मैंने बताया, ये सारे प्रैक्टिकल चीज़ मैंने बताया है। आप थियोरेटिकली बहुत सारे बुक्स में, व्लॉग में देखोगे बहुत सारी चीज़, लेकिन ये फैक्ट है, मिला जुला के यही आंसर है। ये आंसर आप दोगे किसी इंटरव्यू में तो ये ज़्यादा फायदेमंद होगा और ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्नोफ्लेक के मोर डिटेल्स के रिगार्डिंग, इसके यूआई लॉगिन कैसी दिखती है, कहाँ पे क्या है, इस सारी चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।